हेलो दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन का। बिगिनिंग करते हैं, सबसे स्टार्ट से बताते हैं आपको एलिमिनेशन रिएक्शन क्या है। ठीक है, इसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम जो एलिमिनेशन पढ़ रहे हैं क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे दो चीजों का मिक्सिंग होता है, दो चीजें यहाँ पे मिक्स होते हैं। आपने एक एडिशन पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, और दूसरा है एलिमिनेशन। ये दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो एलिमिनेशन रिएक्शन जब करोगे आप लोग, तो एलिमिनेशन रिएक्शन से एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। और आपने एडिशन में देखा था, एल्कीन पे एडिशन करते थे तो एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन होता था, एल्कोहल का फॉर्मेशन होता था। तो बेसिकली वो है जो एडिशन पढ़े हो, एक बार आपको एडिशन का रिवीजन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब एडिशन आपको पता होगा तो एलिमिनेशन भी आसानी से समझ में आ जाएगा। तो मैं एलिमिनेशन आज बताने वाला हूं। इससे देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। बेसिकली एलिमिनेशन बायोमोलिकुलर और एक होता है पायरोलिटिक सिन एलिमिनेशन से। ये दो जगह से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और हर साल बीएचयू, डीयू, जेएनयू किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का ले लो, जैम में ले लो, सीएसआईआर नेट में ले लो, हर लेवल पे इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। एलिमिनेशन बायोमोलिकुलर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, देन पायरोलिटिक सिन एलिमिनेशन एंड देन आपका इवन एलिमिनेशन आता है। तो सबसे पहले जब एलिमिनेशन आपको पढ़ाने वाला हूं तो मैं आपको बता दूं क्या है। जैसा कि इसका नाम सुन रहे हो, एलिमिनेशन रिएक्शन, कुछ एलिमिनेट होकर बाहर जा रहा है, टूट के बाहर जा रहा। तो एक ऐसा रिएक्शन जिसमें से एक दो एटम या एक एटम एक ग्रुप या दोनों ग्रुप टूट के बाहर जाते हो। मतलब क्या हुआ कि एक सबस्ट्रेट के अंदर से या तो दो एटम टूट के बाहर जाएगा, या तो एक एटम एक ग्रुप टूट के बाहर जाएगा, या तो दोनों एटम होंगे जो डिपार्ट करके कहां चले जाएंगे, बाहर चले जाएंगे। उसको हम बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। अब ये जो एलिमिनेशन है, जो डिपार्टिंग हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, टूट रहे हैं, कोई ग्रुप एटम बाहर जा रहा है, दिस ओनली अकर इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। ये बेस के प्रेजेंस में होता है। सम टाइम एसिड कैटालाइज एलिमिनेशन आल्सो ऑब्जर्व्ड इन एल्कोहल्स। ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं कि एलिमिनेशन है क्या। कि ऐसे रिएक्शन व्हेन टू एटम या वन एटम एंड वन ग्रुप और टू ग्रुप departed from the substrate, जब सबस्ट्रेट से डिपार्ट करके बाहर चले जाते हो, ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल हम यहां पे यूज कर रहे हैं, बाकी डिटेल बाद में डिस्कस करूंगा। देखो एक ऐसा है कि यहां बेस लेते हैं, बेस इस पे अटैक करता है, ये इधर गया और ये निकल के बाहर। तो ये दोनों जिनको मैं सर्किल बनाया हूं, ये दोनों एटम निकल के कहां जा रहे हैं, बाहर जाएंगे, और हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है, एल्कीन प्रोडक्ट मिलेगा। ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन। अब आता है कि क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिससे पता चल जाएगा कि ये रिएक्शन एलिमिनेशन ही है, मतलब कि रिएक्शन एलिमिनेट ही होगा। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, सबसे पहले आप कैसे पहचानोगे कि एलिमिनेशन हुआ है। तो देयर इज लॉस ऑफ टू सिग्मा बॉन्ड एंड गेन ऑफ वन पाई बॉन्ड। देखो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है भाई, अच्छे से देखिए कि ये दोनों सिग्मा बॉन्ड, एक ये सिग्मा और एक ये सिग्मा, क्या हुआ, टूट के बाहर जा रहा है, रिलीज हो जा रहा है, सिस्टम से बाहर चला गया। और एक ये नया पाई बॉन्ड क्या हुआ है, ओरिजिनेट हुआ है, जनरेट हुआ है बाय द डिपार्चर ऑफ दीज टू सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, ये जस्ट रिवर्सल है एडिशन का। एडिशन में क्या पढ़ा था, एक पाई टूटता है तो दो सिग्मा बने थे, जैसे HBr जोड़ा, तो एक H से सिग्मा बना और एक Br से कहां पे, एक पाई बॉन्ड पे। तो ध्यान रखिएगा उसका जस्ट रिवर्स होता है। ये स्टीरियोकेमिस्ट्री में कुछ अंतर है, बट प्रोडक्ट ऐसे बोल सकते हो, या दो सिग्मा लॉस एक पाई गेन, जस्ट उल्टा एडिशन का, वन पाई लॉस टू सिग्मा गेन। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होगा, अगर दो एटम निकल के बाहर जा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि जो प्रोडक्ट का मॉलिक्यूलर मास होगा वो सबस्ट्रेट से हमेशा क्या होगा, कम होगा। तो दूसरा पॉइंट क्या हो गया,
molecular mass of product is less than substrate, हमेशा सबस्ट्रेट से क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास कम होगा। थर्ड पॉइंट देखिए, इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। एंडोथर्मिक क्यों है? देखो एंडोथर्मिक इसलिए है क्योंकि दो मजबूत सिग्मा बॉन्ड क्या होते हैं, मोर स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, तो दो मजबूत बॉन्ड टूट रहे हैं और एक वीक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा, तो ये हमेशा क्या होता है, हीटिंग के प्रेजेंस में ही होगा, इसीलिए रिएक्शन क्या होते हैं, एंडोथर्मिक होते हैं, एंडोथर्मिक होते हैं। चौथा क्या है, एल्कीन्स आर ऑब्टेन एज प्रोडक्ट, हमें जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वो क्या मिलता है, एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, आप प्रोडक्ट में एल्कीन गेन करते हो। फिफ्थ पॉइंट क्या है, प्रोडक्ट इज लेस स्टेबल देन रिएक्टेंट। यहां पे जनरली यही है कि रिएक्टेंट मोर स्टेबल होता है और प्रोडक्ट लेस स्टेबल, इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है। तो ये E2 रिएक्शन, E1 रिएक्शन और E1 CB रिएक्शन और पायरोलिटिक सब पढ़ने वाले एक एक करके, ये इनके बेसिक फीचर हैं जिनसे आपके दिमाग में एक आइडिया जाएगा, एक कॉमन आइडिया जाएगा, अरे ये तो एलिमिनेशन है क्योंकि 2 सिग्मा खत्म हो गया, 1 पाई आ रहा है। एल्केन्स मतलब एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड फंक्शनल ग्रुप से अनसैचुरेटेड फंक्शनल ग्रुप का ओरिजिन होता है, जनरेशन होता है थ्रू द एलिमिनेशन रिएक्शन। तो दीज आर द मोर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। अब बनाएंगे हम लोग क्लासिफिकेशन, हेडिंग डालो, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। तो बताइए कितने टाइप का होता है एलिमिनेशन रिएक्शन, आप लोगों को पता होगा। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमिनेशन, देखिए आप हायर क्लासेस में हो या लोअर क्लासेस में हो, बट आपको सिस्टमैटिक सबसे पहले आना चाहिए कि क्या क्लासिफिकेशन है, कितने टाइप का है, हर टाइप का अपना अपना क्या होता है, स्पेसिफिसिटी होता है, हर रिएक्शन अपने आप में क्या स्पेसिफिक है। तो सबसे पहले देखो 2 टाइप के हैं, जो आप सोच रहे हो वो गलत सोच रहे हो, ठीक है। 2 टाइप का है, बीटा एलिमिनेशन और दूसरा है अल्फा एलिमिनेशन। ये बेसिकली 2 ही टाइप का होता है, बीटा एलिमिनेशन एंड अल्फा। अल्फा इज ऑल्सो नोन एज 1-1 एलिमिनेशन और जो बीटा है इसको हम लोग दूसरे नाम से किससे जानते हो, दिस इज ऑल्सो नोन एज 1-2 एलिमिनेशन, 1-2 एलिमिनेशन, ये इस नाम से भी जाना जाता है। तो अब देखिए ये जो बीटा एलिमिनेशन है ये 4 टाइप का है। ये 4 टाइप का कौन कौन सा, देखो सबसे पहले E2 है, फिर E1 है, फिर E1 CB है, अभी पूरा बताता हूं CB का क्या मतलब है, E1 CB, और चौथा है पायरोलिटिक सिन एलिमिनेशन, पायरोलिटिक सिन एलिमिनेशन। ये 4 टाइप का है आपका E2, E1 CB और पायरोलिटिक। इन सब में 1-2 एलिमिनेशन ही होता है। इसको बोलते हैं एलिमिनेशन बाई मॉलिक्यूलर, इसको बोलते हैं एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर, और ये है एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर थ्रू कंजुगेट बेस, C फॉर कंजुगेट, B फॉर बेस। ये रिएक्शन जब होता है तो कार्बेनाइन बना के जाता है, ये छोटा सा है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है, कार्बेनाइन बना के जाता है। ये पायरोलिटिक सिन एलिमिनेशन, ये आपका इंपॉर्टेंट है, सिन टाइप का एलिमिनेशन होगा, नाम से ही सुन लो, पायरोलिटिक मतलब हीट,
हीट करने पे रिएक्शन होगा, पायरोलाइज्ड होगा। पायरो का मतलब होता है फायर, लिसिस का मतलब होता है टूट जाना। तो जब ये हीटिंग के दौरान टूटेगा, सिन एलिमिनेशन करेगा, उसको बोलते हैं पायरोलिटिक सिन एलिमिनेशन। अब इसमें जब भी तोड़ोगे तो इसमें देखिए ऐसा होगा एलिमिनेशन, एक लिविंग ग्रुप यहाँ पे होगा एटम, एक लिविंग एटम यहाँ पे होगा। तो देखो दिस इज कॉल्ड कार्बन नंबर 1 एंड दिस इज कॉल्ड कार्बन नंबर 2, या इसको अल्फा बोलते हैं, इसको बीटा। तो पहले बीटा टूटता है फिर अल्फा, तो 1-2 पे टूटता तो 1-2 एलिमिनेशन, और क्योंकि पहले बीटा टूट के बाहर जाता है इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, बीटा एलिमिनेशन कहा जाता है। ठीक है, मतलब बीटा वाला बॉन्ड पहले टूटता है फिर आपका अल्फा वाला बॉन्ड। तो जो पहले टूटता है बीटा टूटा तो बीटा एलिमिनेशन। अल्फा एलिमिनेशन में क्या है कि दोनों जो ब्रेक होने वाले एटम और ग्रुप होते हैं वो सेम पे होंगे। देखो इसी कार्बन से दोनों टूटेगा, ये इधर जाएगा और ये निकल के बाहर, तो एक ही कार्बन पे जा रहा है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, या तो अल्फा, पहला ही कार्बन क्या होगा अल्फा कार्बन, और एक ही से दोनों टूटे तो 1-1 एलिमिनेशन भी कहा जाता है। तो ये हो गया आपका अल्फा एलिमिनेशन और ये हो गया आपका बीटा एलिमिनेशन। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ये छोटा सा इसको निपटा देते हैं। अल्फा एलिमिनेशन हेडिंग डालिए, अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शंस, फिर आते हैं बीटा पे, अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शंस। अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शंस। देखो बच्चा, ये अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन है क्या? रिएक्शन इंटरमीडिएट पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि व्हाट इज अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन एक्चुअली। देखो अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन है क्या, आपने पढ़ा था कार्बीन और नाइट्रीन। ठीक है, तो कार्बीन नाइट्रीन का जो जनरेशन होता है एल्किल हैलाइड से और एन ब्रोमो अमाइड से जो बनाए थे, वो नाइट्रीन बना था और कार्बीन, दोनों अल्फा एलिमिनेशन था। तो इसमें क्या होता है, इन दिस रिएक्शन या इन दिस एलिमिनेशन बोथ लिविंग ग्रुप या बोथ लिविंग एटम, both living atom departed from same carbon, departed from same atom कह सकते हो, एक ही एटम से डिपार्ट करता है। दूसरा, it generate कार्बीन और नाइट्रीन, इससे कार्बीन और नाइट्रीन का जनरेशन होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट, इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, ये स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में होते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो प्रोटॉन और हेलोजन निकलना, जिसका भी डिपार्शन होना है, वो दोनों बहुत ही कम एसिडिक हाइड्रोजन होता है। जो H निकलता है पहले वो बहुत ही वीक एसिडिक होता है। तो वीक एसिडिक प्रोटॉन को निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, स्ट्रॉन्गर बेस चाहिए। तो देखिए आपने ये पढ़ा होगा, मेथाइल क्लोराइड पे एलिमिनेशन करेंगे हम लोग। ठीक है, दिस इज मेथाइल क्लोराइड। इसमें जब आप एल्कोहलिक KOH लेते हो, एल्कोहलिक KOH यूज करा जाएगा, तो देखिए हमको क्या मिलता है, हमको मिलेगा ये कार्बीन, दिस इज कार्बीन प्लस KCl प्लस H2O। ठीक है, दिस इज कार्बीन। कार्बीन के लिए डिटेल में आप पढ़ेंगे, रिएक्शन इंटरमीडिएट आपने पढ़ा होगा, वहां पे कार्बीन मिलेगा। दूसरा आपने नाइट्रीन पे एक बार पढ़ा था ना, नाइट्रीन बनाना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, इस पे ज्यादा हम लोग फोकस भी नहीं करेंगे। ये मान लीजिए कोई X है, ये एन हेलो अमाइड, इस पे आपने क्या लिया, कोई अल्कोहलिक बेस यूज करोगे, तो बेस क्या करेगा, इस एसिडिक प्रोटॉन को निकालेगा, नाइट्रोजन पे पेयर देगा और हेलोजन निकल के बाहर चला जाएगा। तो हमें जो मिलेगा यहाँ पे वो RCON। ठीक है, दिस इज कॉल्ड नाइट्रीन।
एंड दिस इज कॉल्ड कार्बीन। ठीक है, ये डिफरेंस है दोनों में, कार्बीन और नाइट्रीन में। दिस इज कार्बीन एंड दिस इज नाइट्रीन। ये दोनों देखो टूटने वाले दोनों आइटम कहां से गए हैं, एक ही कार्बन से डिपार्ट हो रहे हैं ना, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हो, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन। एक क्वेश्चन दे देता हूं, आप लोगों ने रिएक्शन इंटरमीडिएट अगर पढ़ लिया होगा, क्योंकि इंटरमीडिएट के बाद मैकेनिज्म पढ़ना था, तो इसका प्रोडक्ट बताना था। याद तो होगा ही, उम्मीद है आपको याद होगा, और नहीं भी याद होगा तो कोई बात नहीं, अब याद हो जाएगा। और अगर अब भी याद नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अगले साल फिर यही करना पड़ेगा, तब याद हो जाएगा। अब दूसरा ऑप्शन नहीं है ना, ठीक। ये सारे रिएक्शन आपको कंप्लीट करने हैं, और नहीं याद रहोगे जाके देखिए कार्बीन, इसके लिए कार्बीन देखिए, कार्बीन वाला इंटरमीडिएट जो है उसमें आपको इसका आंसर मिल जाएगा दोनों का। ठीक, इसको आप पूरा अच्छे से हमको बना के प्रोडक्ट बता दीजिएगा। ये आपको कार्बन इंटरमीडिएट में मिलेगा, मैं नहीं बताने वाला, आपको खुद से प्रैक्टिस हो जाने से इसको 20 बार पढ़ चुके होंगे। यूट्यूब पे इसके वीडियो अवेलेबल है, आपको भी अवेलेबल करा दूंगा। रिएक्शन इंटरमीडिएट में आने से पहले आपको रिएक्शन मैकेनिज्म में आने से पहले आपको रिएक्शन इंटरमीडिएट आना चाहिए। नहीं आता है तो फिर वापस जाइए, इंटरमीडिएट पहले देखिए, तब आपको रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ने की जरूरत है। डायरेक्ट मैकेनिज्म पढ़ेंगे, इंटरमीडिएट जो सी आपको नहीं आता तो आपको नहीं आएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है, इसको मिटा रहा हूं मैं, बना लो। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, हेडिंग डाल लो, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। अब इसमें आपको तो पता ही है कौन कौन सा पढ़ना है बीटा एलिमिनेशन में, ठीक है। तो बीटा एलिमिनेशन में है क्या, ध्यान से देख लो कि जो सबसे पहले एटम ब्रेक होता है वो बीटा कार्बन का होता है, ठीक है। बेस जब अटैक करेगा तो सबसे पहले दिस इज बीटा कार्बन and this is alpha. Functional groups attached, first carbon is alpha and second is beta. यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं भाई, यहाँ पे हम यूज करते हैं बेस। ये बेस आपका इस H पे अटैक करके इधर जाएगा और X निकल के बाहर जाएगा। ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो बीटा एलिमिनेशन 4 टाइप के हैं, चारों तो एक साथ पढ़ नहीं सकते, एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट E2 एलिमिनेशन, हेडिंग डालो E2 एलिमिनेशन, या उसको कह सकते हो एलिमिनेशन बाय मॉलिक्यूलर, हेडिंग डालो E2 एलिमिनेशन। अब ये E2 इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या बताऊं कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे देख लो हर साल क्वेश्चन आया है, उठा के पेपर देखो, हर साल क्वेश्चन आया है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो पहले मैं E2 के बारे में पूरा बता दूं क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। E2 एलिमिनेशन, E2 एलिमिनेशन, इसमें आप क्या क्या पढ़ोगे, ठीक है। सबसे पहले पढ़ोगे व्हाट इज E2, पूरा डिटेल बता दो पहले, व्हाट इज E2। दूसरा फैक्टर अफेक्टिंग E2, फैक्टर अफेक्टिंग E2। तीसरा स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ E2, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ E2, वेरी इंपॉर्टेंट, यही तो क्वेश्चन आता है जनरली। E2 के सारे क्वेश्चन इसी से आते हैं, स्टीरियोकेमिस्ट्री से जनरली, बट और भी चीजें हैं इसमें जिससे आ सकते हैं। चौथा हॉफमैन एंड सेटजेफ रूल,
हॉफमैन एंड सेटजेफ रूल। पांचवा हॉफमैन एग्जॉस्टिव एलिमिनेशन। ये सब इसी के अंतर्गत आएंगे और ये सारे टॉपिक आपको E2 में कवर करने हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। E2 तो पूरा अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए हम पूरा एक एक करके पढ़ेंगे कि E2 है क्या। सबसे पहले आपको बताऊंगा व्हाट इज E2, ठीक है, क्या होता है। फिर करेंगे मैकेनिज्म ऑफ E2, देन करेंगे फैक्टर ऑफ एक्टिंग E2, फिर पढ़ेंगे व्हाट इज द स्टीरियोकेमिकल रिक्वायरमेंट फॉर E2, व्हाट आर द स्टीरियो स्पेसिफिक। इसी में ये वर्ड आता है स्टीरियो स्पेसिफिक एंड स्टीरियो सेलेक्टिव। जो E2 रिएक्शन है वो स्पेसिफिक एंड सेलेक्टिव दोनों होता है, तो उसके बारे में हम डिटेल बात करेंगे व्हाट इज सेलेक्टिविटी एंड व्हाट इज स्टीरियो स्पेसिफिसिटी। फिर पढ़ेंगे हॉफमैन एंड सेटजेफ रूल, क्या इसी में आएगा। फिर लास्ट में पढ़ेंगे हॉफमैन एग्जॉस्टिव एलिमिनेशन। ये बेसिकली क्वाटरनरी अमीन सॉल्ट का है। जो हॉफमैन एग्जॉस्टिव एलिमिनेशन है, दीज आर द एलिमिनेशन ऑफ क्वाटरनरी अमीन सॉल्ट। तो क्वाटरनरी अमीन सॉल्ट का एलिमिनेशन है, उसको डिटेल में डिस्कस मैं करूंगा। तो चलिए आते हैं पहले, सबसे पहले व्हाट इज E2। ये E2 है क्या, E2 क्या है। तो चलिए इसका पूरा इतिहास निकालता हूं मैं। व्हाट इज E2, व्हेन इथाइल क्लोराइड is treated with alcoholic KOH, ethene is obtained as product। इथीन हमें प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। इथीन इज ऑब्टेन एज प्रोडक्ट थ्रू E2 मैकेनिज्म। अब देखो इंपॉर्टेंट क्या हो गया कि E2 मैकेनिज्म से ही क्यों मिल रहा है, E1 से क्यों नहीं मिला। तो ये हमें प्रूफ करना पड़ेगा ना कि भाई ये इसलिए मिल रहा है क्योंकि इसमें ऐसा चीजें हो रहा होगा। तो अब एक चीज और यहां लिख लो, E2 occur in presence of a very strong base। अब ये मैं 4 बेस का नाम लिख रहा हूं, ये चारों बेस ध्यान से याद रखिएगा कि ये चारों बेस जहां देखेंगे E2 कराएंगे। सबसे पहला एल्कोहलिक KOH, दूसरा क्या है सोडामाइड। इट इज इटसेल्फ वेरी स्ट्रॉन्ग है। सोडामाइड की जगह पोटेशियम का अमाइड भी ले सकते हो, पोटेसामाइड नहीं, उसको पोटेसामाइड कहेंगे। ये सोडामाइड है तो ये पोटेशियम अमाइड होगा, ठीक है। तीसरा इथेनॉलिक, ये होता है इथॉक्साइड या तो मेथॉक्साइड, मतलब इथेनॉल में होगा, इथॉक्साइड इन इथेनॉल या मेथॉक्साइड इन मेथेनॉल। और जो चौथा है बच्चा वो है पोटेशियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। आपको याद है कहाँ पढ़ाया था आपको, ये चीज मैंने आपको पढ़ाया था न्यूक्लियोफिलिसिटी में। दिस इज पोटेशियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। इसके अलावा आप 5वां LDA भी ले सकते हो। LDA क्या है, LDA इसी साल जय में पूछा था कार्बोनेट कंपाउंड है कि नहीं है। कई लोगों ने तो मार दिया था सर यही है, गलत किया था, नहीं मारना था। दिस इज LDA, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड इज कॉल्ड LDA। इट इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, ये भी बहुत ही मजबूत बेस होता है, ठीक है। तो E2 होने के लिए आपको इन चारों 5 बेस में से जो अगर दिखाई दे दिया तो कसम से बोल रहा हूं E2 होगा, ठीक है। E2 होगा, आप ध्यान रखिएगा। और भी फैक्टर्स हैं, मतलब इनको देख के एक दिमाग में आइडिया लग जाएगा कि ये E2 होने वाला है, बट सिर्फ यही जरूरी नहीं है। देयर आर अदर स्टीरियोकेमिकल एंड सबस्ट्रेट नेचर ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर E2, ठीक। इसको बना, फटाक से बना। ये 2 चीजें दिख रही हैं। अब हमने अभी क्या बताया था
कि इथाइल क्लोराइड पे ना, तो देखो इथाइल क्लोराइड में क्या होता है CH3 CH2Cl, यही है इथाइल क्लोराइड। इस पे किसका अटैक कराए थे हम लोग? एल्कोहलिक KOH का। सवाल उठेंगे, सवाल ये उठेंगे कि वाई एल्कोहलिक KOH, वाई नॉट एक्वस KOH? एक्वस KOH भी तो कर सकता है, तो नहीं, गलत जा रहे हो। एक्वस KOH लोगे तो गड़बड़ कर दोगे, उसका रीजन भी बताऊंगा, उसका रीजन भी बताता हूं, बस वेट करो। ये क्या करेगा, इस H को निकाल लेगा, ये यहां से अटैक करके, जब इसको निकालेगा तो इधर जाएगा और ये निकल के बाहर जाएगा। तो हमें क्या मिला, हमें क्या मिला, ये मिला इथीन प्लस KCl प्लस, इसके अलावा एक और क्या मिलेगा, H2O, आपको ये मिल रहा है। दिस इज इथीन, इथीन मॉलिक्यूलर रिएक्शन क्या बोला है कि ये E2 है, बट क्या प्रूफ हो गया? E2 प्रूफ हो गया? नहीं हुआ। कैसे नहीं हुआ? हमें इसका कैरेक्टरिस्टिक पढ़ना पड़ेगा कि वो क्या कैरेक्टरिस्टिक है जिसकी वजह से ये हो रहा है, और क्या क्या चीजें होंगी जो कंफर्म कर देंगे अरे नहीं ये तो E2 है। ठीक है, तो अभी आ रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक पे, इसको पूरा बना लो, वीडियो को करो पॉज, पूरा छापो। अब लगाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। Characteristics of E2 reaction. What are the characteristics which clearly indicate that the given particular reaction is E2? तो चालू करा जाए। Characteristics, ठीक है बच्चा। तो देखो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है, द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस रिएक्शन इज इट इज ए सिंगल स्टेप, इट इज ए सिंगल स्टेप रिएक्शन, सिंगल स्टेप रिएक्शन। दूसरा, प्रोसीड थ्रू फॉर्मेशन ऑफ, क्या सोच रहे हो क्या बनेगा? सिंगल स्टेप जहां होते हैं वो ट्रांजिशन स्टेट से जाते हैं, वह इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो प्रोसीड थ्रू फॉर्मेशन ऑफ ए ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट। अब इस ट्रांजिशन स्टेट में देखिए एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, 5 एटम लाइज ऑन सेम प्लेन। इसमें क्या होता है कि 5 एटम एक ही प्लेन पे पाए जाते हैं, वो मैं मैकेनिज्म करके दिखाऊंगा कैसे 5 एटम को एक ही प्लेन पे होना जरूरी है, लाइज ऑन द सेम प्लेन, अदरवाइज एलिमिनेशन नहीं होता है। ठीक है, दूसरी बात। थर्ड बात, नो रीअरेंजमेंट, यही मजेदार बात है, नो रीअरेंजमेंट, मतलब कि जहां पे हेलोजन है वहीं डबल बॉन्ड बन जाएगा, कोई शिफ्ट होके मोर सब्स्टिट्यूटेड लेस सब्स्टिट्यूटेड ऐसा कुछ नहीं होगा। मोर पे होगा तो मोर सब्स्टिट्यूटेड, लेस पे होगा तो लेस, जहां पे बीटा एलिमिनेशन हुआ वहीं पे प्रोडक्ट बनेगा, कोई शिफ्टिंग नहीं होगा। नो रीअरेंजमेंट बिकॉज नो रिएक्शन इंटरमीडिएट, बिकॉज नो रिएक्शन इंटरमीडिएट। जब कोई रिएक्शन इंटरमीडिएट ही नहीं है तो रीअरेंजमेंट होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, तीसरा, फोर्थ इंपॉर्टेंट बात क्या है, रेट जो होगा, रेट डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ सबस्ट्रेट एंड बेस, दोनों के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, बाई मॉलिक्यूलर इसीलिए है ये। तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस, इसीलिए क्या है, बाई मॉलिक्यूलर। देखो अभी तक जो चीजें देखो सब E2 के लिए कॉमन थी ना, ये सब E2 के लिए कॉमन है, ये E2 में भी, सॉरी SN2 के लिए कॉमन है, जो SN2 में था वही यहाँ भी है।
ठीक है। क्या अंतर आएगा? सबस्ट्रेट के नेचर पे, वहां से डिफरेंसेस आते हैं। 3-4 हो गए। पांचवा इंपॉर्टेंट बात क्या है? mechanism in which 5 atom should be on the same plane। तो जब मैकेनिज्म करोगे तो इसमें जो 5 एटम होंगे वो 5 एटम एक ही प्लेन में होने कंपल्सरी है, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट है, एक साथ ही पांचों के बीच में एलिमिनेशन होता है, जिसमें से आपके 3 एटम बाहर चले जाएंगे और 2 एटम सबस्ट्रेट में रह जाते हैं। 5 में से 3 बाहर, एक बेस, एक हाइड्रोजन, एक हेलोजन बाहर जाएगा और 2 कार्बन बीच में रह जाता है। तो ये आपके कैरेक्टरिस्टिक्स है, इनको आप अच्छे से पहचान लीजिए कि E2 के लिए होना जरूरी है। ये नहीं होगा तो E2 नहीं है, फिर हम उसको E2 नहीं कहेंगे। दैट पर्टिकुलर रिएक्शन इज नॉट सेड टू बी E2 एलिमिनेशन बाय मॉलिक्यूलर, बिकॉज दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ E2। ठीक, बनाइए फिर मैकेनिज्म करता हूं। मैकेनिज्म हेडिंग डालिए, मैकेनिज्म ऑफ E2, मैकेनिज्म ऑफ E2 रिएक्शन। मैकेनिज्म ऑफ E2 रिएक्शन। mechanism of E2 reaction। तो देखो भैया E2 रिएक्शन का क्या मैकेनिज्म है। सबसे पहले देखो, अभी हमने इथाइल क्लोराइड लिया था, उसी से लेकर चलते हैं। तो हमने क्या बोला कि दिस रिएक्शन प्रोसीड थ्रू फॉर्मेशन ऑफ ए ट्रांजिशन स्टेट, है ना। ट्रांजिशन स्टेट से ये जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब बेस अटैक करेगा तो देखो एक ट्रांजिशन स्टेट कैसे बनता है। लेट्स सी, ये ट्रांजिशन स्टेट में बनाने की कोशिश कर रहा हूं और मैं सफल हो जाऊंगा। अब मेरी कोशिश सफल होगी, पक्का है। ये बेस अटैक कर रहा है। ये बेस देखिए यहां से अटैक करता है। ये जब उस पर अटैक करेगा तो ये बॉन्ड क्या होगा? ब्रेक। यहां पे एक न्यू बॉन्ड का क्या होगा? फॉर्मेशन। ये बॉन्ड फिर से क्या होगा? ब्रेक। तो देखो मैं जिनको सर्किल मार रहा हूं, ये सर्किल वाले जो एटम हैं, यही 5 पांडव हैं जिनको प्लेन पे रहना था। दे मस्ट बी ऑन द सेम प्लेन। दीज 5 एटम मस्ट बी ऑन द सेम प्लेन। ये एक प्लेन पे होंगे तभी एलिमिनेशन होगा, अदरवाइज एलिमिनेशन नहीं होता है। अब देखो क्या है, ये बॉन्ड क्या हो रहा है? फॉर्म। F का मतलब फॉर्मिंग, B का मतलब ब्रेकिंग, F का मतलब फॉर्मिंग, B का मतलब ब्रेकिंग। तो देखो 2 बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं और 2 बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं। एक न्यू पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन, 2 सिग्मा बॉन्ड का लॉस। ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा और ये पाई है। तो सबस्ट्रेट से 2 सिग्मा का लॉस हो रहा और 1 सिग्मा का गेन हो रहा। तो ये आपका ट्रांजिशन स्टेट है। अब यहां से आपको एल्कीन प्रोडक्ट भी मिल जाएगा। दिस इज द एल्कीन। सिंपल सा आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट हैविंग 5 atom lies on same plane, on same प्लेन, जिसमें 5 एटम एक ही प्लेन पे पाए जाते हैं। उनको पाया जाना भी जरूरी है, अदरवाइज एलिमिनेशन नहीं होगा। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ E2। ठीक है, अच्छे से इसको बना लीजिए। और अब हेडिंग पड़ेगा फैक्टर्स अफेक्टिंग E2। हेड ना लिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग E2। ठीक, बना लो। तो दोस्तों अब हम लोग देखने वाले हैं कि
क्या फैक्टर्स हैं जो E2 के रेट को अफेक्ट करते हैं? तो सबसे पहला फैक्टर जो हमारे नजर में आया है वो है नेचर ऑफ सबस्ट्रेट। E2 मैकेनिज्म है, बाइमॉलिक्यूलर है, एक ही स्टेप में हो रहा है, तो ये जरूरी है हमें पता होना कि जो सबस्ट्रेट लिया हुआ है ना हम लोगों ने, उसका क्या नेचर है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, एल्केलाइड, एरोमेटिक है, एलिफेटिक है, मींस कैसा है, वो किस नेचर का है जिस पे रेट फास्टर मिलेगा। तो आइए सबसे पहले आपको हम बता दें कि यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट होता है कि प्रोडक्ट क्या बन रहा है। प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज एल्कीन, प्रोडक्ट फॉर्म इज एन एल्कीन। तो अब अगर प्रोडक्ट एल्कीन है तो आपको अच्छे से याद होगा हाइपर कंजुगेशन कि जो एल्कीन की स्टेबिलिटी होती है बच्चों, एल्कीन स्टेबिलिटी जो होती है वो दो चीजों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और दूसरा हाइपर कंजुगेशन। जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होगी और जितना ज्यादा हाइपर कंजुगेशन होगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो हम चलो स्टार्ट करके आपको बताते हैं। सबसे पहला सबस्ट्रेट है एल्किल हैलाइड्स में, ठीक है। पहला सबस्ट्रेट क्या ले रहे हैं हम लोग, एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड में देखिए आपके पास बहुत सारे वैरायटी है। क्या मेथाइल हैलाइड में E2 पॉसिबल है? नो E2। वाई नो E2? क्योंकि इसमें बीटा प्रोटॉन है ही नहीं। मेथिल हैलाइड में बीटा प्रोटॉन हो ही नहीं सकता। याद करो, अब मैं E2 से SN2 को कंपेयर करूंगा। मेथिल हैलाइड में SN2 होता है बट मेथिल हैलाइड में E2 नहीं होगा। पहला डिफरेंस पॉइंट शुड बी नोटेड, ठीक है। इसमें E2 नहीं होगा बिकॉज इट इज अ बीटा एलिमिनेशन, और बीटा एलिमिनेशन के लिए बीटा पे हाइड्रोजन है ही नहीं। ओनली दिस इज अल्फा कार्बन, नो बीटा कार्बन, ठीक। दूसरा अब अपने पास क्या होगा, इथाइल हैलाइड। तो देखो भैया इथाइल हैलाइड देगा, ओबियसली देगा। फिर हम क्या देखेंगे कि अपने पास अगला क्या हो जाता है, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, ठीक है। दिस इज सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। अब ये हो गया। फिर तीसरा हम लोग देखेंगे टर्सरी एल्किल हैलाइड, टर्सरी एल्किल हैलाइड। तो अब आपको बताना है कि इसमें रेट क्या होगा, रेट ऑफ एलिमिनेशन किसमें सबसे फास्टर होगा। तो ध्यान से देख लो कि अगर बेटा इसमें आपने एलिमिनेशन कराया E2 तो आपको पहला पॉइंट अच्छे से बता चुका हूं कि इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होते। तो दिमाग में बात को डाल लो, और नहीं तो अच्छे से बता रहे खोपड़ी फोड़ के हम दिमाग में डाल देंगे कि रीअरेंजमेंट नहीं होगा। तो इसका बीटा कार्बन ये है, इसका मतलब इसका जो एल्कीन बनेगा वो ऐसा होगा, पक्का यही होगा। इसमें ये अल्फा है और ये बीटा है। इसका जो एलिमिनेशन प्रोडक्ट मिलता वो आपको प्रोडक्ट ये मिलेगा, देख लो, ठीक। उसके बाद जब इसमें एलिमिनेशन कराते हैं, तीनों इसके बीटा थे, ये अल्फा है, ये भी बीटा, ये भी बीटा, ये भी बीटा। तो इसमें जब एलिमिनेशन कराते तो आपको जो प्रोडक्ट मिलता वो कुछ इस तरह से होता, CH3 डबल बॉन्ड CH2। ये गलत बना दिए क्या? नहीं, दोनों तो सेम ही है। यहां से बीटा एलिमिनेशन ये बन गया, ये इसका बीटा एलिमिनेशन हुआ तो आपको यही मिलेगा, सेम टू सेम मिल रहा है। ओ माय गॉड, अच्छा इसको सेकेंडरी लेना था, सॉरी 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 सॉरी, यहां पे हमको बस सेकेंडरी लेना था। ये लेते तो हमको क्या मिलता, अभी आ रहे उस पर भी आ रहे हैं। ये आपका CH3, ये आपका CH, ये प्रोपीन मिलता, और ये क्या मिला है आपको, आइसोब्यूटीन। ये प्रोपीन, ये इथीन, वो आइसोब्यूटीन। तो सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन इसमें है। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितना, 3 3 6। इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने, ओनली 3। इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, नील बटा सन्नाटा। तो जो मोस्ट स्टेबल एल्कीन प्रोड्यूस करेगा वो मोस्ट रिएक्टिव होगा। तो इसीलिए इसमें जो आपका ऑर्डर होता है वो टर्सरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी होता है। मेथिल नहीं देता, जबकि ये E2 का ऑर्डर है। SN2 का याद आया, वहां पे बच्चा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी था। ध्यान से देख लो,
तो पहला डिफरेंस यहाँ आया कि मेथिल हैलाइड SN2 नहीं देता, सॉरी E2 नहीं देता, SN2 देता है। और इसमें जो ऑर्डर है जस्ट रिवर्स है, क्योंकि यहाँ पे एल्कीन बनता है और एल्कीन की स्टेबिलिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, तो पहला सबस्ट्रेट इसको बना लो। नेचर ऑफ सबस्ट्रेट में एल्किल हैलाइड के रेस्पेक्ट में ये काम हमने किया है। दूसरा, इसमें पहला था एल्किल हैलाइड, दूसरा पॉइंट जो हम देखेंगे एलाइल और बेंजाइल। एलाइल और बेंजाइल में, एलाइल और बेंजाइलिक में होगा एलिमिनेशन होगा। बीटा कार्बन नहीं होंगे तो नहीं होगा, अगर बीटा नहीं है तब हो जाएगा। देखो अगर ये X है तो यहाँ पे एलिमिनेशन का रेट फास्टर होगा, यहाँ पे H हुआ तो नो E2, अब E2 ना हो पाएगा। बट अगर यही चीज कार्बन हो गया तब होगा, तब तगड़ा वाला E2 होगा। देख लो इसमें बीटा कार्बन है, एलिमिनेशन होगा। सिमिलरली अगर आपने बेंजाइल हैलाइड लिया, ये हो गया, तो इसमें भी नो E2। कहाँ से बीटा प्रोटॉन लोगे? यहाँ से लोगे, ये नहीं देगा। ये नहीं है तो देगा कहाँ से? इसके पास बेचारे का खुदे गरीब है, गरीब आदमी मरा जा रहा है, उसके पास नहीं है, नहीं होगा। और ये अगर लोगे तो यहाँ पे E2 होगा। ठीक है, E2 होगा, क्योंकि बीटा, अब देखो ये अल्फा है और ये बीटा। अब इन दोनों का रेट क्या होगा? एल्किल हैलाइड से ज्यादा होगा। बोथ दीज आर मोर रिएक्टिव देन एल्किल हैलाइड, मोर रिएक्टिव देन एल्काइल हैलाइड। को एक्सप्लेन करो फटाक से, बोलो पीछे से। मोर रिएक्टिव देन एल्किल हैलाइड क्यों होगा? तो इसलिए होगा क्योंकि अगर इनका अपने अल्कोहलिक KOH के साथ एलिमिनेशन कराया होता तो आपको ब्यूटाडाइन मिलता। दिस एल्कीन इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस एंड दिस, ये क्या प्रोड्यूस करता बच्चों? दिस प्रोड्यूसेस स्टाइरिन, इसको हम लोग स्टाइरिन बोलते हैं, स्टाइरिन। ये भी देखो कंजुगेशन में है, बोथ आर कंजुगेटेड। तो ड्यू टू रेजोनेंस, they have, due to resonance they have high rate of elimination, high rate of E2। याद रख लेना, कंजुगेशन की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो रेट ऑफ E2 क्या होगा? फास्टर 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 होगा, फास्टेस्ट हो जाएगा इन कंपैरिजन टू, देखो सबसे ज्यादा बेंजाइल हैलाइड, देन एलाइल हैलाइड, देन एल्काइल हैलाइड। ठीक, आगे चलो। दो सबस्ट्रेट हो गए, तीसरा सबस्ट्रेट। अच्छा, एक क्वेश्चन, नाउ दिस इज द टाइम ऑफ ए क्वेश्चन। देखते हैं आप लोग कितना समझदार हो। आई नो यू ऑल आर इक्वली टैलेंटेड, बट इवन आई वॉन्ट टू नो कि आपके अंदर कितना बचा है, क्योंकि लॉकडाउन में सब खत्म हो गया होगा। फर्स्ट देखो, सबसे पहला हमने इसमें Br2CCl4 डाल दिया। अब मुंह ना बनाना, अब आपको पीछे रिवाइज होना चाहिए बच्चों। एल्कोहलिक KOH इसमें दे दिया 2 इक्विवेलेंट, लो बनाओ प्रोडक्ट। अब देखते हैं आपसे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और आप हमें क्या एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट दे सकते हो। बनाने वाले को दिया जाएगा एक और तड़कता भड़कता क्वेश्चन, उसे भी सॉल्व करना होगा। बना के बताओ, एक और, मजा आ रहा है मुझे। अब एक और कराएंगे तुमसे। कैसे कराएं? चलो इसको इधर से कराते हैं, बहुत धूल है भाई। इसमें डालेंगे पहले HBr,
HBr, ठीक है। एंड देन सेकेंड स्टेप में हम आपको डालेंगे, आपको नहीं डालेंगे सॉरी, इसमें डालेंगे KOH और बनाएंगे प्रोडक्ट। अब तक इसका प्रोडक्ट आ गया होगा, मैच कराओ किसका सही है किसका गलत है। जिसका गलत है वो अपने ही मुंह पे थप्पड़ मारो फट से, तो ईमानदारी के साथ, क्योंकि आपको ये गलत नहीं करना था। दिस इज द प्रोडक्ट। जिसका सही है वो बहुत खुश हो जाओ, जिसका गलत है अपने मुंह पे खुद थप्पड़ मारोगे। आपका एलिमिनेशन हम बता दिए थे, एडिशन ऑलरेडी बता चुके हैं। देखो पहले दोनों Br डालोगे तो क्या होगा, एक Br यहाँ जुड़ेगा एक Br यहाँ जुड़ेगा, तो जोड़ लेना था, क्या सर मारे उसमें। फिर एक के लिए अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे है, एक के लिए अल्फा हाइड्रोजन यहाँ है, ये टूटेगा इधर, ये जाएगा बाहर, डबल बॉन्ड यहाँ आया, ये टूटेगा इधर, ये जाएगा बाहर, डबल बॉन्ड यहाँ आया। क्या दिक्कत, आराम था, आसानी से हो जाता। नहीं हुआ, नहीं हुआ मतलब आपका पढ़ाई लिखाई सही से नहीं चल रहा, चलना चाहिए। इसका प्रोडक्ट भी बना लो, हाँ बिल्कुल बनाइए बनाइए। बना क्या, गलत हुआ तो समझ लेना बच्चा, फिर वही बात होगी जो नहीं होना चाहिए, ठीक है। मार्कोनी का आप फुल लगा रहे हो, कैटायन यहाँ बनाए हो कि यहाँ बनाए हो, विच वन इज मोर स्टेबल। जिसका यहाँ बनाया है अपना सर फोड़ लो, खुद से फोड़ लो, क्लास में होता तो मैं फोड़ा होता। ये बनेगा कैटायन, बिकॉज दिस इज एलाइलिक कैटायन। ये बोलोगे सर यहाँ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, तो अल्फा हाइड्रोजन पहले डोमिनेट नहीं करता, पहले डोमिनेट करता है रेजोनेंस। तो रेजोनेंस यहाँ पे देखो, दिस इज ए सेकेंडरी एलाइलिक, रेजोनेंस में मोर स्टेबल होगा, तो Br आके यहीं जुड़ेगा। तो फर्स्ट स्टेप जब HBr जोड़ दोगे, HBr जोड़ दोगे तो ब्रोमीन देखो ये रहा, है ना। अब करना है एलिमिनेशन, तो एलिमिनेशन कहाँ से होगा, ये रहा एलिमिनेशन। इसको क्या कर लो, बेस 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 डालोगे तो U निकल के गया बाहर, हमें क्या प्रोडक्ट मिला, क्या मिला, ये मिला, दिस इज द प्रोडक्ट। तो ये आपका होना चाहिए प्रोडक्ट। और अगर इसमें और मजा लेने का मन करेगा तो आप और मजे भी ले सकते हो। कैसे ले सकते हो, अब अभी नहीं लूंगा, नहीं तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा, ज़्यादा खिचड़ी पक जाएगा। इसमें क्या करते ना, आयोडीन डाल के इलेक्ट्रॉन बनाते हैं, आयोडोइलेक्ट्रोनाइजेशन कराते हैं। इसको आयोडीन यहाँ बनाते हैं, फिर ये डबल बॉन्ड यहाँ अटैक करके रिंग बना लेता, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आता, निगेटिव पार्ट आके यहाँ जुड़ जाता। नहीं समझ में आया, रहने दो, आएगा भी नहीं, छोड़ दो, सब समझे जाओगे। नहीं समझ में आया भैया, इस पे किसी तरीके से HBr नहीं बताएंगे, कंफ्यूजन हो जाएगा। आगे चलो, ये दूसरा नेचर था। तीसरा नेचर ऑफ सबस्ट्रेट में एराइल एंड विनाइल हैलाइड, एराइल एंड विनाइल हैलाइड। तो क्या इनमें एलिमिनेशन हो पाएगा, एराइल एंड विनाइल हैलाइड में, थर्ड वाले ना, हाँ, एराइल एंड विनाइल हैलाइड। तो देखो सबसे पहले हम बता दूं, दे हैव वेरी स्लो रेट। अब ऐसा नहीं कि एलिमिनेशन नहीं होता है, होता है। दे हैव वेरी स्लो रेट ऑफ एलिमिनेशन, दे हैव वेरी स्लो रेट ऑफ एलिमिनेशन। अब वेरी स्लो क्यों है, इसके बारे में ये बात करते हैं। तो देखो, अब कहोगे सर होना ही नहीं चाहिए ना, तो ये गलत बात है। नहीं होना चाहिए इज नॉट नेसेसरी, ठीक है। होता है, नहीं नहीं होता है, होता है, भी दिखाऊंगा कैसे होता है। तो देखो कैसे पॉसिबल है। एराइल विनाइल हैलाइड का मतलब क्या हुआ बच्चा, ये sp2 कार्बन से जुड़ा है, तो sp2 कार्बन पर जुड़ा है, तो यहाँ पे एलिमिनेशन के लिए प्रोटॉन चाहिए, तो ये भी sp2 कार्बन पर जुड़ा है, तो इसका स्ट्रेंथ हाई होता है, ठीक है, हाई बॉन्ड स्ट्रेंथ है, हाई बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो जब बॉन्ड स्ट्रेंथ हाई होगा तो इसको ब्रेक होने में आसान नहीं होगा। और दूसरी बात, दिस हैलोजन इज कंजुगेटेड, ये हैलोजन कंजुगेशन करके देखो डबल बॉन्ड कैरेक्टर ले लेता है, तो यहाँ और इसको एलिमिनेट कर पाना डिफिकल्ट होता है। तो दे आर वेरी डिफिकल्ट टू सब्स्टिट्यूट। विनाइल में भी सेम यही है, एराइल में भी सेम यही है। यहाँ तो और पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन ही नहीं होता, तो इसमें तो एलिमिनेशन नहीं होगा। सॉरी गलत बोल दिए, इसमें भी एलिमिनेशन होता है, बट वेरी डिफिकल्ट है, क्योंकि दिस हाइड्रोजन इज
sp2 हाइब्रिड एंड दिस इज इन कंजुगेशन, ये कंजुगेशन में होने की वजह से। तो फिर हम बताएंगे आपको कि बट इन द प्रेजेंस ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। अब वेरी स्ट्रॉन्ग बेस में क्या होते हैं, देखो यहां पे आता है एक तो सोडामाइड, ये सबसे बेहतरीन यही है जो तोड़ता है, सोडामाइड या एलडीए, ठीक है। इनके साथ जनरली होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सोडामाइड और एलडीए, दे ऑल्सो अंडरगो एलिमिनेशन, दे ऑल्सो अंडरगो एलिमिनेशन। रेट स्लो होगा बट ये एलिमिनेशन करेंगे। अब पूछोगे सर SN2 से कैसा डिफरेंस है, तो इनमें SN2 नहीं होता था, याद कर लो। दे ऑल्सो अंडरगो एलिमिनेशन। अब विथ मैकेनिज्म बताता हूं कहां कहां आपने देखा होगा, तो देख लो कहां कहां देखा था। सबसे पहले देखा था एल्काइन पे, याद करो एल्काइन पे जरा 2 मोल Br2 जोड़ दो, 2 इक्विवेलेंट Br2 जोड़ दो इन CCl4, ठीक है, 2 इक्विवेलेंट। तो जब 2 इक्विवेलेंट Br2 जोड़ते हो तो आपको शायद याद होगा, नहीं 2 मोल HBr जोड़ो, सॉरी 1 मिनट रुक जाओ, बताता हूं अभी, पहले इसको हम ऐसा बना लें, BrH 1,2 डाइब्रोमोहैलाइड, 1,2 डाइब्रोमोहैलाइड। तो 1,2 डाइब्रोमोहैलाइड यहां देखो कैसे बना सकते हो, ठीक है। एक तो सबसे पहले एल्कीन ले लो, यहां सबसे पहले एल्कीन से बात करते हैं। एल्कीन पे Br2 जोड़ो इन CCl4, तो ये बनेगा। अब यहां पे आपको क्या करना था, NaNH2, एल्काइन बनाने का मेथड था ये, सॉरी मैंने एल्काइन से शुरू कर दिया था। NaNH2 2 इक्विवेलेंट लो, तो पहला इक्विवेलेंट में क्या होगा, पहले इक्विवेलेंट से आपको ये जाएगा और ये निकल कर बाहर, हमें मिलता है क्या, डबल बॉन्ड BrH, एक इधर H और एक इधर H। फिर अगली बार क्या करना है, फिर से सोडामाइड लेना है। अब की बार सोडामाइड क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा, इसको इधर करता है और इसको इधर, और हमें क्या मिलता है, C ट्रिपल बॉन्ड CH। आपको शायद याद होगा एल्काइन बनाने का एक मेथड था, फ्रॉम 1,2 डाइब्रोमो एल्कीन से, सॉरी 1,2 डाइब्रोमो एल्केन से आप बना सकते हो वो, ठीक है। तो आपको यहां से क्वेश्चन दिया जा सकता है कि हाउ विल यू कन्वर्ट दिस इनटू दिस, ठीक है। यहां क्या लोगे, तो पहले इसमें क्या करोगे आप, फर्स्ट स्टेप में Br2 जोड़ोगे इन CCl4, और सेकेंड स्टेप में इसमें क्या डालोगे, सोडामाइड। तो जब सोडामाइड और Br2 डालोगे तो आपका एलिमिनेशन हो जाएगा। और ये बेंजाइन में पड़ा था, इसी में अगर सोडामाइड डाल देते तो क्या होता, सोडामाइड इसको खींचता, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड ले आ देता और आपको बेंजाइन मिलता है। तो एलिमिनेशन तो हो ही रहा है ना, बट रेट स्लो है और बेस बहुत ही स्ट्रॉन्गर चाहिए, अदरवाइज सिंपली नहीं होगा। नॉर्मल केस में जैसे हो जाता है sp3 से, वो पॉसिबल नहीं है, हमें यहाँ पे मजबूत बेस लेना पड़ेगा। ये हो गया तीसरा सबस्ट्रेट। अब देखो फोर्थ सबस्ट्रेट क्या है, फोर्थ सबस्ट्रेट है ब्रिज हेड हैलाइड, जो होंगे वो E2 नहीं देंगे, वो E2 के E1 भी नहीं, कुछ नहीं देंगे, कोई भी नहीं देगा। तो हमारा जो फोर्थ टाइप का सबस्ट्रेट है दैट इज ब्रिज हेड। तो ब्रिज हेड में नो एलिमिनेशन। अब पूछोगे नहीं कि ऐसा क्यों हुआ, तो आपको पता है ना कि ब्रिज हेड वाले क्या होते हैं, नॉन प्लेनर, और अगर उन पे एल्कीन बना दोगे तो उनको मजबूरी में होना पड़ेगा प्लेनर, जो कि पॉसिबल नहीं है। यहाँ का हेलोजन आप कहाँ से चलोगे, यहाँ से, तो ब्रिज हेड पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, एंड ब्रिज हेड एलिमिनेट नहीं होते, ठीक है, नो एलिमिनेशन। ध्यान से इस बात को याद कर लो।
कि यहाँ पे एलिमिनेशन फिर से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा एलिमिनेशन? बिकॉज ब्रिज हेड पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो सकता। अगर इसको आप एलिमिनेट करते तो ये बनता, ठीक है। अब ये कार्बन शुड बी sp2 होना चाहिए, और ये हमेशा क्या है, नॉन प्लेनर, तो पॉसिबल नहीं है, तो नो एलिमिनेशन। इस केस में एलिमिनेशन नहीं होगा, इस बात को ध्यान से नोट कर लीजिए। ये था पहला सबस्ट्रेट का नेचर ऑफ सबस्ट्रेट। दूसरा है नेचर ऑफ बेस। तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए, क्योंकि एल्किल हैलाइड का जो हाइड्रोजन है दे आर नॉट मच एसिडिक, देयरफॉर वी नीड ए स्ट्रॉन्ग बेस टू अब्स्ट्रैक्ट पुअर बेस, पुअर एसिडिक हाइड्रोजन। तो दूसरा जो फैक्टर है वो है नेचर ऑफ बेस, नेचर ऑफ बेस। तो नेचर ऑफ बेस में देखिए सिंपली हम क्या बोल सकते हैं, मैं पहले आपको समझा दूं। यही वो हाइड्रोजन है जिसको निकल के बाहर जाना है, तो दीज आर वेरी पुअर एसिडिक हाइड्रोजन, ठीक है, पुअर एसिडिक हाइड्रोजन। ये पुअर एसिडिक हाइड्रोजन है क्योंकि हैलोजन उसको कोई स्टेबिलिटी इसके कंजुगेट आयन को नहीं देगा, तो पुअर एसिडिक है। देयरफॉर E2 required very strong base, रिक्वायर्ड वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। इनको मजबूत बेस चाहिए, वीक बेस इस हाइड्रोजन का कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि ये जब तक निकलेगा नहीं तब तक ये बाहर जाएगा नहीं। तो मजबूत बेस इसको निकाल सकता है, और उन मजबूत बेस के कैटेगरी में आप ऑलरेडी नोट कर चुके हो, या तो एल्कोहलिक KOH और NaOH होगा, दूसरा सोडामाइड या पोटेशियम अमाइड, तीसरा आपने क्या पढ़ा, पोटेशियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, चौथा हमने क्या पढ़ा, इथेनॉलिक इथॉक्साइड और मिथॉक्साइड, और चौथा पांचवा हमने क्या पढ़ा, LDA। इनमें से कोई होगा तब E2 की प्रोबेबिलिटी, अदरवाइज E2 की प्रोबेबिलिटी इतू सा हो जाएगा, ठीक है। तीसरा, ये दूसरा फैक्टर था। तीसरा फैक्टर देखो, जो थर्ड फैक्टर है वो क्या है, तो थर्ड फैक्टर जो है वो है आपका नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, ठीक है, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। ये तो मजेदार है, ये तो सबको पता होगा भाई, निकलना है बढ़िया, नहीं होगा थोड़ा निकलेगा। नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, ठीक है। तो नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप क्या चाहिए, बेस्ट लिविंग ग्रुप हमेशा चाहिए। बेस्ट लिविंग ग्रुप रिक्वायर्ड टू इनहांस रेट ऑफ E2, ठीक है, रेट ऑफ E2 हमेशा यहाँ पर बेस्ट लिविंग ग्रुप चाहिए। अब इसके लिए आप पूरा लिविंग ग्रुप का हमारा लेक्चर देखिए, तो आपको डिटेल मिलेगा कि यहाँ पे एल्किल हैलाइड में आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड और फ्लोराइड, ये ऑर्डर आपको फॉलो करेगा, तब आपका रेट सबसे फास्टेस्ट मिलेगा। बाकी रिमेनिंग लिविंग ग्रुप आपके पास पीछे हैं, जितना बेस्ट लिविंग ग्रुप होगा उतना आसानी से सब्स्टिट्यूशन हो पाएगा। इस बात को अच्छे से याद रखिएगा। सॉल्वेंट का E2 पे कोई खास रोल नहीं है, सॉल्वेंट मैटर नहीं करता, सब्स्टिट्यूशन नहीं है, ये एलिमिनेशन है। यहाँ पे सॉल्वेंट का कोई खास रोल नहीं, तो इसलिए हम E2 में सॉल्वेंट का कोई खास यूज नहीं करेंगे, ठीक। तो ये हो गया आपका पूरा अ फैक्टर अफेक्टिंग। अब हम लोग पढ़ेंगे सेरजेफ एंड हॉफमैन रूल क्या है, ठीक है, और एक से अधिक बीटा हाइड्रोजन होगा तो एलिमिनेशन पे क्या इफेक्ट होगा, क्या प्रोडक्ट बनेंगे, और फिर पढ़ेंगे स्टीरियो केमिस्ट्री, ठीक है। इसको पूरा तैयार करिए, कंप्लीट।